आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। आइन को अपनाए जाने के 75 बरस मुकम्मल होने पर लोकसभा में आज से 2 रोजा बहस। बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे बहस का आगाज। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 23वीं बरसी आज। शहीदों के एजाज में पार्लियामेंट के अहाते में होगा प्रोग्राम। आज मुतअद्दिद अहम बिल भी हैं फहरिस्त बंद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म से की मुलाकात। भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप कॉरिडोर पर हुई बातचीत। पाकिस्तान में इमरान खान और बुशरा बीबी पर तोशाखाना के दूसरे केस में फर्द जुर्म आयद। सऊदी अरब से मिले जेवरात तोशाखाना में जमा न कराने का है इल्जाम। तोशाखाना के पहले मामले में अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को कर चुकी है बरी। खेलों में खवातीन जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। थाईलैंड के खिलाफ 9-0 की शानदार जीत के साथ जूनियर आलमी कप के लिए किया क्वालिफाई। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। पार्लियामेंट में आज से भारत के आइन पर खुसूसी बहस शुरू होगी। आइन की मंजूरी के 75 साल मुकम्मल होने पर लोकसभा में आज से 2 दिन तक बहस होगी। दोपहर 12 बजे तक सवालात का वक्त रहेगा। उसके बाद आइन पर बहस शुरू होगी। हुक्मरान जमात की तरफ से वजीर दिफा राजनाथ सिंह बहस का आगाज करेंगे, जबकि कांग्रेस की जानिब से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी बहस में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा HD कुमारस्वामी, श्रीकांत शिंदे, शंभावी चौधरी, राजकुमार सांगवान, जितेंद्र राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और राजीव रंजन सिंह जैसे रहनुमा बहस में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल बहस का जवाब देंगे। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में आइन पर खुसूसी बहस होगी। मुल्क में आइन को अपनाने के 75 साल मुकम्मल होने पर आज लोकसभा में 2 रोजा बहस का आगाज होगा। बीजेपी इसके तई पुरजोश है। बीजेपी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को आइन का कातिल करार दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो संविधान आज पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद लागू हुआ तो इसका विरोध किया। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम आरक्षण की मांग करते हैं। ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी मानसिकता बार बार दिखाते हैं और संविधान की हत्या मुस्लिम आरक्षण से लेकर जब भी वो संवैधानिक तंत्रों पर सवाल उठाते हैं उससे करते हैं। आज उनको संविधान के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या 75 में भी की और आज भी संविधान की हत्या करने की पूरी कोशिश करते हैं ये लोग। पार्लियामेंट पर हुए दहशतगर्दाना हमले की आज 23वीं बरसी है। 23 साल कबल 13 दिसंबर 2001 को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के मंदिर पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। ताहम फौजी ने अपनी बहादुरी से इस हमले को नाकाम बना दिया था, लेकिन दहशतगर्दों से लड़ते हुए कई फौजी शहीद हुए थे। गुज़िश्ता बरसों में मरकजी हुकूमत ने वसी हिफाजती इंतजामात किए हैं ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। इस हमले की याद में आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज संगम शहर प्रयागराज का दौरा करेंगे और महाकुंभ 2025 के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम संगम के मकाम पर पूजा और दर्शन करेंगे। इसके बाद अक्षय बरगद के दरख्त की जगह पर दुआ भी करेंगे। हनुमान मंदिर और सरस्वती कुएं में भी जाएंगे और पूजा करेंगे। वजीर आजम महाकुंभ नुमाइश के मकाम का भी दौरा करेंगे। प्रयागराज में तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और आगाज करेंगे। इसमें मुख्तलिफ रेल और सड़क के मंसूबे शामिल हैं, जिसमें 10 नई सड़कों पर पुल या फ्लाईओवर, मुस्तकिल घाट और रिवर फ्रंट सड़क के बुनियादी ढांचे को फरोग देने और प्रयागराज में बगैर किसी रुकावट के राब्ता फराहम करने के लिए साफ और साफ गंगा के तय अपने अज़्म के मुताबिक वजीर आजम दरियाए गंगा की तरफ जाने वाले छोटे नालों को रोकने, मोड़ने और ट्रीट करने के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। मंदिर की अहम राहदारियों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। इनमें भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, शंगोरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर शामिल हैं। इन मंसूबों से अकीदतमंदों की रिसाई आसान हो जाएगी और रूहानी सियाहत को भी काफी फरोग मिलेगा। वजीर आजम कुंभ सहायक चैट बोट भी लॉन्च करेंगे। ये चैट बोट महाकुंभ मेला
2025 के बारे में अकीदतमंदों की रहनुमाई और प्रोग्रामों के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम करेगा। संगम नगरी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज दौरा सुर्खियों में रहने वाला है। उनके इस दौरे से इस मर्तबा के कुंभ की तैयारियों को मजीद करीब से जानने का मौका मिलेगा। आइए आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदे आशुतोष की प्रयागराज से यह खास रिपोर्ट। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करके विधिवत इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। आप हमारे पीछे ठीक देख सकते हैं कि किस तरह से उनके कार्यक्रम को लेकर के व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं और संपूर्ण कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन लगातार यहां पर लगा हुआ है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को जाना जाता है। प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में किला घाट पर आकर के अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, इसके अलावा गंगा रिवर फ्रंट, तमाम सारे ऐसी परियोजनाएं, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री यहां पर लोकार्पण करेंगे अथवा शिलान्यास करेंगे। सरकार की इसके अतिरिक्त जो मंशा है वो साफ तौर पर यह है कि इस पूरे कुंभ मेले को किस तरह से डिजिटल ढंग से जो है संपादित किया जाए, प्लास्टिक मुक्त रखा जाए, जिससे कि इसकी दिव्यता और भव्यता बेहतर तरीके से निखर करके सामने आ सके। अनुमान है मेला प्रशासन का कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर संगम मेला क्षेत्र में गंगा की रेती में आकर के तमाम सारे अपने धार्मिक कृत्यों को करेंगे, जिसके लिए उनके लिए तमाम विशेष सुविधाएं पैदा की जा रही हैं। प्रधानमंत्री इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ गहन चिंतन और विमर्श भी करेंगे और इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कुंभ की तमाम सारी व्यवस्थाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को जानकारी भी लेंगे। रत्न जटित कलश की पूजन में सभी धार्मिक संप्रदाय, जो विभिन्न संप्रदाय हैं उसके जो है पुजारी होंगे, उनके धर्माचार्य होंगे जो यहाँ पर गंगा पूजन में शामिल होंगे। संगम तट पर प्रधानमंत्री के गंगा पूजन के लिए तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों से संबंधित सभी धर्माचार्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। गंगा पूजन के साथ ही महाकुंभ 2025 का विधिवत आयोजन प्रारंभ हो जाएगा। महाकुंभ 2025 आस्था का अमृतकाल होगा, जिसमें सनातन धर्म की पताका एक बार फिर फहराएगी। संगम की तट पर लगने वाला यह मेला अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां ऐसा ही बताती हैं। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयाग। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें 40 से 45 करोड़ लोगों के स्नान करने का तखमीना लगाया गया है। इसके पेश नजर प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट समेत मुल्क की 500 से ज्यादा तंजीमों ने इकट्ठा होकर मेले में आने वाले जायरीन को प्लास्टिक की प्लेटों की जगह स्टील की प्लेट और प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के थैले फराहम करने का मंसूबा बनाया है, ताकि इस बार का कुंभ प्लास्टिक फ्री और माहौल दोस्त हो। सिर्फ मगरबी बंगाल से 11,000 से ज्यादा स्टील की प्लेटें और कपड़े के थैले महाकुंभ मेला कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। जो लोग थाली देने आ रहे हैं वो उनको बता रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र में जाएं, या आप सोचिए कि वो घर में भी इधर उधर प्लास्टिक न गिराएं, उसको अलग से इकट्ठा करें और कुंभ क्षेत्र में जाके प्लास्टिक या कागज का टुकड़ा या खाने की कोई वस्तु इधर उधर नहीं करें और जो कुंभ क्षेत्र है उसको खूब स्वच्छ रखें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। हुक्मरान जमात आम पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इनमें 21 नाम शामिल हैं। साबिक वजीर आला शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस सीट से मौजूदा एमएलए अरविंद केजरीवाल हैं। ताहम आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस नशिस्त के लिए कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल ने 2013 के इंतखाबात में नई दिल्ली से शीला दीक्षित को शिकस्त दी थी। दिल्ली कांग्रेस के सरबराह देवेंद्र यादव बादली से इलेक्शन लड़ेंगे। इस फहरिस्त में 3 मुसलमान उम्मीदवार भी शामिल हैं। साबिक वजीर हारून यूसुफ को बलिमरान से मैदान में उतारा गया है। अब्दुल रहमान सीलमपुर से और अली मेहदी मुस्तफाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। 2 खवातीन उम्मीदवारें हैं, रग्न नायक वजीरपुर से और अरुणा कुमारी नरेला से। साबिक रियासती सदर चौधरी अनिल कुमार पटपरगंज से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री को द्वारका से खड़ा किया गया है।
और दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत में बांग्लादेशी दरअंदाजों की तलाशी तेज कर दी है। गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिक वतन के खिलाफ अपनी तसद्दुकी मुहिम के दूसरे दिन जुमेरात को 32 अफराद की दस्तावेजात जमा की। पुलिस ने न्यू सीमापुरी की E44 कच्ची आबादियों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। पुलिस के जरिए पकड़े गए 32 अफराद के अहल खाना कई साल कबल बांग्लादेश से भारत आए थे और दिल्ली में आबाद हो गए थे। जो लोग आए थे उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है। उनके खानदान के अफराद यहाँ रह रहे हैं। उनका आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजात दिल्ली में बनाए गए हैं। पुलिस ने तस्दीक की है कि दस्तावेजात जब्त कर ली गई हैं। इन तमाम दस्तावेजात को FRRO को भेजा जाएगा, उनकी क्रॉस तस्दीक की जाएगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत के बाद गैर कानूनी बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कौमी दारुल हुकूमत में रहने वाले गैर कानूनी तारिक वतन की शिनाख्त और बेदखली के लिए 2 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। घर घर जाकर तस्दीक के हिस्से के तौर पर कई टीमें डेटा इकट्ठा कर रही हैं, जैसे कि आधार कार्ड नंबर, मुश्तबा अफराद के वोटर शनाख्ती कार्ड। आदाद और शुमार जमा करने के बाद एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसे मुनासिब तस्दीक के लिए गैर मुल्की इलाकाई रजिस्ट्रेशन ऑफिस भेजा जाएगा। इससे कबल दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज के इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन किया था। बुध को पुलिस कालिंदी कुंज की कच्ची आबादियों में गई और लोगों के आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजात की जांच पड़ताल की। यह ऑपरेशन शहर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। इस मुहिम का मकसद तजावीज़ात को हटाना, गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा सरकारी दस्तावेजात को मनसूख करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इन अफराद को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने दिल्ली में बांग्लादेशी दरअंदाजी के मामले की पुलिस से तहकीकात का हुक्म दिया है। दिल्ली पुलिस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। पेश है दूरदर्शन के नुमाइंदे गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के निर्देश पर लोगों के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और उन्हें कालिंदी कुंज, शाहीन बाग और जामिया नगर सहित शहर के अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। टीमें घर घर जाकर निवासियों के आधार और वोटर ID कार्ड की जांच करके उनकी पहचान की पुष्टि में जुटी है। इससे पहले LG सचिवालय ने पुलिस को दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए 2 महीने का विशेष अभियान चलाने और समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा था। ये कदम दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधि मंडल द्वारा पिछले शनिवार को LG VK सक्सेना को दिए गए ज्ञापन के मद्देनजर उठाया गया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। दिल्ली में अवैध रूप से कितने बांग्लादेशी रह रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह विशेष अभियान शुरू किया है। कैमरामैन राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के डिंडिगल ट्रिची रोड पर वाक़ई 4 मंजिला निजी अस्पताल में खौफनाक आतिशज़दगी के सबब 6 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इस वाक़े में 20 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी फैल गई। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए 50 से ज़ायद एम्बुलेंसों को बुलाया गया। ये वाक़या शाम 5 बजे के करीब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक आग अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इस दौरान तमिलनाडु के मुतअद्दिद हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से पानी जमा हो गया है। रात भर से तिरुनेलवेली, मदुरई, चेन्नई, वल्लपुरम के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से पुडुचेरी और कराईकल में आज तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु और कराईकल में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। साथ ही माहीगीरों को भी अगले 3 दिन तक समुद्र में न जाने का मशवरा दिया गया है। खराब मौसम के बाइस कई परवाजों के रूट्स भी तब्दील कर दिए गए हैं। और बिहार में जमीन के सर्वे का काम तेजी से जारी है। हुकूमत इस सिलसिले में आ रही हर परेशानी का हल तलाश करने की कोशिश कर रही है। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने लैंड सर्वे में बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब रैयत को खेतियां, दस्तावेजात या नस्बनामे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार में जमीनी सर्वे का काम जारी है, ताहम इस हवाले से हुकूमत और हंगामा आराई के दरमियान आए हर रोज के नए मसाइल सामने आ रहे हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन उसके कागजात नहीं हैं। हुकूमत के पास भी उनकी जमीन से मुतालिक कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। हुकूमत ने इस तरह के मामलात को बड़ी राहत दी है। जिन किराएदारों के पास खेतियां या कब्ले के कागजात नहीं हैं, उन्हें अपने औकाफ की रसीदें जमा करानी होंगी।
अगर उनके पास औकाफ की रसीदें भी नहीं हैं, तो उन्हें जमींदारी की मुंतकली के वक्त से लेकर अब तक उस जमीन पर पुरअमन कब्जा जाहिर करना होगा। महकमा रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स ने 16 सवालात के जवाब भी जारी किए हैं, जिसमें जमीन की मिल्कियत से मुतालिक पूरी सूरत हाल वाज़ेह कर दी गई है। राजस्व विभाग सभी काम ऑनलाइन करवा रही है और अभी हमने करीब 10 करोड़ से ज्यादा कागजात का स्कैनिंग करा के उसको डिजिटाइज करवा दिया। पहले क्या होता था कि जमीन माफिया सफेद पोश लोग रजिस्टर 2 के कागजात फाड़ देते थे और फाड़ करके दूसरे का जमीन फिर बेचने का काम करते थे। अब मैंने सारा चीज स्कैनिंग करके लॉक कर दिया है। अब बिहार में लैंड माफिया पर भी काबू पा लिया जाएगा। महकमा रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स के वजीर ने कहा है कि महकमा तमाम काम ऑनलाइन कर रहा है। महकमे ने 10 से ज्यादा पर्चों को स्कैन और डिजिटाइज किया है। इससे रजिस्टर 2 में हेराफेरी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। हम लोगों ने एक अधिसूचना जारी किया है कल। अभी तक जितनी भी शंकाएं थी रैयत का, जमीन मालिक का, तो हमने आदेश दिया कि 50 वर्ष से जो लोग जिस जमीन और घर पर रह रहे हैं और अगर कोई विवाद नहीं है, राजस्व विभाग को कोई कागजात मांगने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि बिहार में अगस्त से जमीन का सर्वे किया जा रहा है। बिहार हुकूमत जमीन के सर्वे को आसान बनाने के लिए हर सतह पर काम कर रही है। ऐसे में गाइडलाइंस भी जारी करके लोगों को आसान जबान में उनके मसाइल का हल भी बताया जा रहा है। लैंड सर्वे में फिलहाल स्वघोषणा का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना आने से लोगों को बड़ा फायदा होगा। भ्रम की जो स्थिति पैदा हुई थी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इससे आम लोगों को लैंड सर्वे कराने में बड़ी मदद मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। MSME पोर्टल पर रजिस्टर्ड कारोबारी इदारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये 31 मार्च 2023 को 1.65 करोड़ से बढ़कर इस साल 30 नवंबर तक 5.60 करोड़ हो गई है। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों के वजीर जितेंद्र राम मांझी ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में कहा कि इस अरसे के दौरान 3.95 करोड़ इंटरप्राइजेस का इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि उद्यम पोर्टल पर रोजाना रजिस्ट्रेशन की औसत तादाद अब 30,000 से ज्यादा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड खवातीन की क़ियादत वाले माइक्रो इंटरप्राइजेस की कुल तादाद 2.19 करोड़ से ज्यादा हो गई है। और मुल्क में महंगाई के महाज पर बड़ी राहत मिली है। खुर्दा अफराती ज़र नवंबर में 5.48% तक गिर गया। अक्टूबर में ये 6.21% था। कौमी शुमारियाती दफ्तर के आदाद शुमार के मुताबिक देही इलाकों में खुर्दा अफराती ज़र गुज़िश्ता माह 5.95% रहा। शहरी इलाकों में खुर्दा अफराती ज़र 4.83% रहा। खुराक की अफराती ज़र की शरह नवंबर 2024 में 9.04% रही। देही इलाकों में ये शहर 9.10% और शहरी इलाकों में 8.74% थी। नवंबर 2024 में सब्जियों, दालों, चीनी, फलों, अंडों, दूध और इससे तैयार मसनूआत, मसालों, नकलो हमल और मवासलात और जाती निगहदाश्त समेत कई जुमरों में अफराती ज़र में कमी देखी गई है। अक्टूबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मुकर्रर करदा 2 से 6% के अफराती ज़र के बैंड से ऊपर जाने के बाद खुर्दा अफराती ज़र एक बार फिर से काबू में आ गई है। सिनती पैदावार के महाज पर भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। अक्टूबर में मुल्क की सिनती पैदावार में 3.5% का इजाफा हुआ है, जबकि सितंबर में ये 3.1% था। 3 बुनियादी सिनतों में कानकुनी में 0.9% इजाफा हुआ है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में गुज़िश्ता सहमाही में 3.9% के मुकाबले में 4.1% का इजाफा देखा गया। इसके अलावा बिजली में 2% इजाफा हुआ है। अगली खबर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने खलाई तहकीक के शोबे में एक और कारनामा अंजाम दे दिया है और अपनी सलाहियत को साबित किया है। इसरो ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का कामयाब तजुर्बा किया है। मकामी तौर पर तैयार करदा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने तैयार किया है। CE-20 इंजन इसरो के LVM-3 का अहम जुज़ू है। इस इंजन को चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे बड़े मिशनों में कामयाबी से इस्तेमाल किया गया है। 19 टन के जोर की सलाहियत के साथ मुस्तकबिल में इंजन को 22 टन तक अपग्रेड करने का भी मंसूबा है। इसरो के मुताबिक ये तजुर्बा भारत के खलाई प्रोग्राम को नई बुलंदियों पर ले जाने में काफी मदद करेगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख अब्दुल बिन जैदुल निहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने टेक्नोलॉजी और तवानाई समेत जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप कॉरिडोर समेत भारत UAE जामी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इस दौरान वजीर आजम ने मगरबी एशिया और वसी खत्ते के तवील मुद्दती अमन, इस्तेहकाम और सलामती की हिमायत के लिए भारत के अज़्म का इआदा किया और मुत्तहदा अरब अमीरात में बड़ी और मुतहर्रिक भारतीय कम्युनिटी की फलाह और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहदा अरब अमीरात की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। इसके साथ ही वजीर आजम ने इलाकाई राब्ते और खुशहाली को फरोग देने के लिए एक तारीखी पहल के तौर पर इंडिया मशरिक़ वस्ता यूरोप कॉरिडोर IMEC के निफाज पर भी जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के सदर लुला डी सिल्वा की अच्छी सेहत और जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। ब्राजील के सदर की जानिब से एक्स पर शेयर किए गए उनके हेल्थ बुलेटिन पर मुश्तमिल पोस्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर आजम ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि सदर लुला डी सिल्वा की सर्जरी अच्छी रही है और उनकी सेहत बेहतर हो रही है। मैं उनकी अच्छी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। पुर्तगाल के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा भारत के अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। वजारत खारजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस दौरे से भारत और पुर्तगाल के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी, जो 2025 में अपने 50वें साल में दाखिल होगा। पुर्तगाल के वजीर खारजा 12 से 15 दिसंबर तक भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन पुर्तगाल के वजीर खारजा ने कॉमर्स और सिनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात की, जहां दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। आज वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाली वजीर खारजा के साथ एक अहम मीटिंग करेंगे, जहाँ दोनों ममालिक के बाहिमी मफादात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर ले रहे हैं हम, वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। ना इबादतगाहों के सर्वे होंगे और ना ही नए मुकदमात की समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला। और उसके बाद की जो अगली खबर है वो भी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। ये सुर्खी है भारत की कामयाबी से मुतालिक, शतरंज का आलमी चैंपियन बन गया है हिंदुस्तान। डी गुकेश ने फख्र से सर बुलंद किया, शतरंज के मैदान में सबसे कम उम्र आलमी चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद की अगली सुर्खी, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को काबीना की मंजूरी मिल गई है, काबीना की मंजूरी जल्द हो सकता है ये बिल पेश। आगे बढ़ेंगे इनकलाब की तरफ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और उसके बाद की जो अगली खबर ले रहे हैं वो है सहाफत से। फडणवीस की मोदी और अमित शाह से मुलाकात, महाराष्ट्र काबीना पर सूरत हाल हुनूज वाज़ेह नहीं, शिंदे फिलहाल बने हुए हैं तमाशाई। और ये थे आज के उर्दू अखबारात, इनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर जुमेरात को तोशाखाना के दूसरे केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुकदमा बहुत ही कम कीमत पर महंगे बुल्गारी ज़ेवरात की खरीदारी से मुतालिक है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी पार्टी के दीगर रहनुमा पर गुज़िश्ता साल 9 मई को होने वाले मुजाहिरों के दौरान रावलपिंडी में आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर पर हमले के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद किए जाने के सिर्फ एक हफ्ते बाद सामने आई है। अगरचे इमरान खान को गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन वो मुतअद्दिद दीगर इल्जामात की वजह से जेल में है। जुमेरात को खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में कार्रवाई की सदारत की, जहां इमरान को पेश किया गया। बुशरा बीबी जो इस मुकदमे में जमानत पर हैं, अपने वकील के साथ पेश हुई। बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ लगाए गए बदउनवानी के इल्जामात की तरदीद की है। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के लिए 18 दिसंबर को तलब किया है। तोशाखाने से मुतालिक पहले मामले में अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है।
खबरें खेल के मैदान से। भारतीय खवातीन जूनियर हॉकी टीम ने खवातीन जूनियर एशिया कप के अपने चौथे मैच में थाईलैंड को 9-0 से शिकस्त दी। इस जीत से भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इस जीत के साथ ही भारत ने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। थाईलैंड के खिलाफ मैच में भारत की दीपिका का शानदार खेल भी देखा गया। दीपिका ने मैच में 4 गोल किए, जबकि कनिका ने 3 गोल किए। लॉरेन पोई और राना साक्षी ने 1-1 गोल किया। शतरंज के मैदान में भारत के डी गुकेश ने तारीख रकम कर दी है। 18 साल गुकेश शतरंज के नए आलमी चैंपियन बन गए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सिंगापुर में आलमी शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें राउंड में चीन के डिंग लारेन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। गुकेश ने फाइनल राउंड 7.5 पॉइंट के साथ जीता, जबकि लारेन ने 6.5 पॉइंट हासिल किए। गुकेश ने सियाह मोहरों के साथ खेलते हुए ये फतेह दर्ज की है। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।